तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करेंगे जहां इंसानी दुख और कुछ बेहद रहस्यमयी चीजों के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली हो जाती है। ये मनाली 28 किलोमीटर्स नाम की एक बहुत ही खौफनाक और दिमाग हिला देने वाली केस स्टडी है, जिसे साहिल नाम के एक शख्स ने रिपोर्ट किया था। तो बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण का जो मनोवैज्ञानिक आधार है ना, वो एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला सवाल है। आखिर क्या होता है जब इंसान का शोक, उसका दुख किसी पारलौकिक या नकारात्मक शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। साहिल ने जो ये किस्सा बताया है, ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये असल में एक ऐसी रिपोर्ट है जो दिखाती है कि कैसे एक इंसान की मानसिक कमजोरी या उसका गहरा दुख उसे ऐसी घटनाओं का शिकार बना सकता है जिन्हें शायद विज्ञान भी आसानी से नहीं समझा पाए। ये चीज इस कहानी को सच में एक बहुत ही गंभीर रूप दे देती है। भाग 1, शोक से जन्मी एक यात्रा। चलिए इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। अब इस घटना के शुरुआती बिंदु पर आते हैं। देखिए, दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने वाली कोई आम ट्रिप बिल्कुल नहीं थी। 4 दोस्त थे, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये चारों मनाली के लिए निकलते हैं। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत ही दरअसल एक बहुत बड़े सदमे से हुई थी। असल में ये ट्रिप समय का ध्यान भटकाने और उसे उसके गहरे दुख से बाहर निकालने की कोशिश थी। हुआ ये था कि समय ने हाल ही में अपने छोटे भाई को एक स्कूल ट्रिप के दौरान हुए एक भयानक एक्सीडेंट में खो दिया था। अब जो इंसान हमेशा हर महफिल की जान हुआ करता था ना, वो उस हादसे के बाद पूरी तरह से सहम गया था। और ये जो शोक का दौर था, यही आगे चलकर उन अजीबोगरीब घटनाओं का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। भाग 2, रोहतांग मौत की घाटी। और यहाँ से चीजें सच में एक अलग ही मोड़ लेती हैं। हम सब जानते हैं कि खूबसूरत जगहों का एक दूसरा बेहद खौफनाक पहलू भी हो सकता है। रोहतांग शब्द पर जरा गौर करना यहाँ बहुत जरूरी है। इसका अगर सीधा अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है मौत की घाटी या लाशों का ढेर। मतलब सोचकर ही अजीब लगता है ना। ये कोई ऐसा नाम नहीं है जो बस यूं ही रख दिया गया हो। ये उस जगह के एक ऐसे डरावने इतिहास को दर्शाता है जो वहां के लोगों के बीच पीढ़ियों से चला आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे इसके नाम के अंदर ही एक बहुत बड़ी चेतावनी छुपी हुई हो। अब यहाँ स्थानीय मान्यता और आधिकारिक बयानों के बीच का जो अंतर है, वो बिल्कुल साफ दिखता है। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने इन दोस्तों को साफ चेतावनी दी थी कि भाई शाम 6 बजे से पहले किसी भी हाल में वापस आ जाना। लोकल्स का ऐसा मानना है कि वहाँ एक मायावी साया घूमता है जो रात के समय लोगों का शिकार करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑफिशियल या आधिकारिक स्पष्टीकरण है, वो इन मौतों का कारण सिर्फ भयंकर ठंड या एक्सीडेंट को मानता है। खैर, बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि साहिल और उसके दोस्तों ने इस चेतावनी को एक आम टूरिज्म वाली फालतू कहानी समझा, इस पर खूब हंसे और एकदम बेपरवाह होकर वहां से निकल गए। भाग 3, 28 किलोमीटर का चक्र। और यहां से असली खौफ शुरू होता है। असली उलझन की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने वापसी का सफर शुरू किया। जैसे जैसे वो चारों दोस्त उस गहरी और घनी धुंध में पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहे थे, हालात तेजी से बिगड़ने लगे। ये टाइमलाइन इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए बहुत बहुत अहम है। ध्यान दीजिएगा, रात करीब 9:15 बजे वो घने कोहरे में दाखिल होते हैं। 11 बजते बजते वो एक ऐसी भूल भुलैया में फंस जाते हैं जहां एक ही मील का पत्थर यानी माइलस्टोन बार बार उनके सामने आने लगता है। और आखिर में रात के करीब 2 बजे वो किसी तरह बचकर अपने होटल पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक लंबा सफर नहीं था, ये दरअसल एक ऐसा अनुभव था जिसने वक्त और रियलिटी को लेकर उनकी पूरी समझ को ही चकनाचूर कर दिया था। इस पहली असामान्य घटना पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। बाहर कड़ाके की ठंड है, धुंध इतनी ज्यादा गहरी है कि आगे का रास्ता या मोड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी मुश्किल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की बहुत ही धीमी रफ्तार से रेंग रही है। और तभी सड़क के किनारे उन्हें एक पत्थर दिखता है जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन सबसे अजीब, सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस कड़ाके की सर्द रात में उस पत्थर पर सिर्फ एक धोती और एक कपड़ा ओढ़े एक आदमी बैठा हुआ था। अब जरा खुद सोचिए, इस सुनसान जगह पर ऐसे जमा देने वाले मौसम में किसी इंसान का वहां अकेले होना पूरी तरह से अतार्किक और असंभव था। और अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात क्या है वो देखते हैं। जब वही माइलस्टोन ठीक 20 मिनट बाद उनके सामने दोबारा आया तो हर किसी ने एक अलग ही चीज देखी। चिराग का दावा था कि उसने पहले पत्थर पर वही सफेद धोती वाला आदमी देखा और दूसरे पत्थर पर एक छोटी बच्ची देखी जिसके हाथ में एक खिलौना था। जबकि अरुण, जो उस वक्त गाड़ी चला रहा था,
उसने कहा कि उसे दोनों ही पत्थरों के पास सिर्फ एक काला घोड़ा खड़ा दिखा जो उन्हें गुजरते हुए देख रहा था। मतलब जगह एक ही है, समय एक ही है, लेकिन देखने वालों की रियलिटी पूरी तरह से अलग अलग थी। ये मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत ही ज्यादा उलझा देने वाली स्थिति थी। और फिर रात के 11 बजे हालात वाकई में फिजिक्स के सारे नियमों को ही झुटला देते हैं। गाड़ी अब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की ठीक ठाक रफ्तार से चल रही थी, लेकिन गाड़ी के बाहर कोई उनके साथ साथ चल रहा था। और वो कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक 15 साल का लड़का था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे, पर वो भाग नहीं रहा था। वो बस बड़े आराम से चल रहा था और उस तेज रफ्तार गाड़ी की बराबरी कर रहा था। ये फिजिकली बिल्कुल असंभव था। इस बेहद डरावने पल में समय का जो रिएक्शन था वो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था। उसने अचानक कहा, किसी को हमारी जरूरत है और अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। ये जुमला, ये वाक्य सीधा उसके अंदर पल रहे उस गहरे दुख और उस खालीपन से जुड़ता है जो उसने अपने छोटे भाई को खोने के बाद महसूस किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहर मौजूद उस साए के किसी तरह के सम्मोहन या ट्रांस में आ गया था, जो उसकी इसी मानसिक कमजोरी का पूरा फायदा उठा रहा था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो फिल्मों जैसा एक बेहद खौफनाक सीक्वेंस था। समय ने सच में गाड़ी की अपनी खिड़की खोल दी। अरुण ने सेंट्रल लॉकिंग से उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने काम करना पूरी तरह बंद कर दिया था। गाड़ी जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी और साहिल ने रियरव्यू मिरर में पीछे देखा तो वो लड़का वहीं पीछे खड़ा होकर उन्हें हाथ हिला रहा था। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? समय शीशे में उसे देखकर वैसे ही मुस्कुरा रहा था। इसी खौफ के रोंगटे खड़े कर देने वाले साए में उन्होंने गाड़ी वहां से दौड़ाई और रात के लगभग 2 बजे वो किसी तरह अपने होटल पहुंचे। भाग 4, आधी रात की लोरी। होटल पहुंचने के बाद सब चुपचाप सोने चले गए थे, लेकिन रात के 3:30 बजे इस पूरी घटना का सबसे भयानक और सबसे एक्सट्रीम पॉइंट आना भी बाकी था। तो अहम बिंदु ये है, ध्यान दीजिएगा, वो शारीरिक बदलाव जो साहिल ने रिपोर्ट किए। साहिल की नींद अचानक एक गाने की आवाज़ से खुलती है। वो देखता है कि समय उठा हुआ है और शीशे में खुद को बड़ी अजीब तरह से घूर रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, उसके गले पर ऐसे गहरे निशान थे जैसे किसी ने दोनों तरफ से उसका गला जोर से दबा रखा हो, और उसके चेहरे पर एक बेहद अजीब, अस्वाभाविक सी मुस्कुराहट थी जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिलाकर रख दे। और उस कमरे के उस घने सन्नाटे में समय शीशे के सामने खड़े होकर एक छोटे बच्चे की तरह लोरी गा रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, जिंदा है तू। एक बेहद मीठी और मासूम सी लोरी का ऐसे खौफनाक और डरावने माहौल में गूंजना, ये पूरी स्थिति को एक भयानक दुस्वप्न में बदल रहा था। सच बताऊं तो वहां किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाके उसे छू भी ले। जैसे ही वो तीनों चौकन्ने होकर घबराकर कमरे से बाहर भागने लगे, समय ने एक मासूम बच्चे जैसी हंसी हंसते हुए एक आखिरी बात कही, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और बस इतना कहते ही वो वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। ये वो एग्जैक्ट पल था जिसने उन सब के मन में ये बात पत्थर की तरह पक्की कर दी थी कि समय के ऊपर वाकई में किसी बहुत बुरी शक्ति का साया आ चुका है। भाग 5, पंडित की शुद्धिकरण प्रक्रिया। अब यहाँ से हम थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पर वापस आते हैं। सुबह होते ही वो सब होटल वाले की सलाह मानकर समय को पास के ही एक स्थानीय पंडित के पास लेकर गए। यहाँ से ये पूरा वाकया एक आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल समाधान की तरफ मुड़ता है। पंडित ने उसे देखते ही जो निष्कर्ष निकाला वो इस पूरे घटनाक्रम के अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ देता है। उनके अनुसार किसी काले साये या बुरी शक्ति ने समय की मानसिक स्थिति का सीधा सीधा फायदा उठाया था। उस शक्ति ने दरअसल समय के हाल ही में गुजर चुके छोटे भाई की आत्मा का ढोंग किया, ताकि वो उस शोक और दुख का इस्तेमाल करके समय को पूरी तरह अपने वश में कर सके। ये जो व्याख्या है ये इस बात पर जोर देती है कि कैसे नकारात्मक ऊर्जाएं इंसान के सबसे गहरे दुख को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकती हैं। तो चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ती है। सोर्स में ठीक जिस तरह से बताया गया है, पंडित ने साए को दूर करने के लिए 4 चरणों वाली यानी 4 स्टेप प्रोसेस का पालन किया। सबसे पहले नजर उतारने की रस्म की गई, उसके बाद झाड़ फूंक की गई, तीसरे चरण में एक विशेष पूजा संपन्न की गई और सबसे अंत में इस शुद्धिकरण का असर शारीरिक रूप से सामने आया जब समय को भयंकर उल्टियां हुई और उसके शरीर से एक अजीब सा गाढ़ा काला तरल पदार्थ यानी ब्लैक लिक्विड बाहर निकला, जिसे इन नकारात्मक ऊर्जाओं के बाहर निकलने के तौर पर देखा गया। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आज समय पूरी तरह से नॉर्मल है,
लेकिन ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। समय तो साय से मुक्त हो गया, लेकिन साहिल का कहना है कि उसे आज भी हर रात उस लोरी के सपने आते हैं। तो सोचिए, क्या कोई ऐसी घटना कभी पूरी तरह से खत्म होती है, या फिर उसका आघात उन लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए एक परछाई बनकर रह जाता है जो इन सब चीजों के गवाह बनते हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो आपको और मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है।